Students, good morning. In previous video, I have discussed the stanza fisherman in the cold sea would not harm whales, and man gathering salt would look at his hurt hands. Through this stanza, the poet Pablo Neruda wants to say that if we do quiet introspection, we would neither harm nature, ourselves and others. In brief, the entire activities of atrocities and enmities would be automatically ceased. अब आगे हम लोग स्टांजा में देखें. नेक्स्ट स्टांजा कह रहा है कि परहैप next stanza, those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, victory with no survivors would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade and doing nothing. अब इस स्टांजा में देखिए, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या होगा कि वे जो हरे युद्ध की तैयारियां करते हैं, वार विथ गैस से युद्ध, आग से युद्ध, वैसा जीत जिसमें कोई जिंदा नहीं बचेगा, वो साफ कपड़े पहनेंगे, मतलब इससे पहले गंदे कपड़े में थे, अपने भाइयों के साथ छांव में घूमेंगे, बैठेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे. व्हाट डज इट मीन? अब इसके पोएटिक मीनिंग पर हम लोग आते हैं. पहले ही बता चुके हैं कि पोएट्री डज नॉट मीन व्हाट इट सीम्स. कविता जो दिखती है वो होती नहीं, और जो होती है ना वो कभी दिखती नहीं. अब यहाँ देखिए, ग्रीन वार्स, जो वर्ड आ रहा है ग्रीन वार्स, ग्रीन वार्स मीन्स न्यू और फ्रेश वार, न्यू और फ्रेश वार्स, नए युद्ध. इसका एक और मीनिंग होता है द कटिंग ऑफ ट्रीज, लेकिन यहाँ पोएम में आया है न्यू और फ्रेश वार के लिए, कटिंग ऑफ ट्रीज. दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, तो द पोएट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन फॉर द वार मोंगर्स. कवि पाब्लो नेरुदा इस लाइन का प्रयोग किए हैं वार मोंगर्स के लिए, युद्ध के जो ट्रेडर, व्यापारी, सौदागर होते हैं. The poet has used this expression for warmongers who are always involved in the preparation of new or fresh wars. The poet advises the warmongers to stop the preparation of such type of wars. कवि इस एक्सप्रेशन का प्रयोग दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार, जो लाइन है, इसका प्रयोग युद्ध के सौदागरों के लिए किया है, वार मोंगर्स के लिए, जो हमेशा नए युद्ध की तैयारियों में लगे रहते हैं. कवि उन युद्ध के सौदागरों को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दे रहा है, और यह सलाह दे रहा है कि वे इस प्रकार के युद्ध की तैयारियां करना बंद करें, क्योंकि
आज तक किसी भी दुनिया के समस्या का समाधान युद्ध से नहीं होता है। अब यहाँ पर वार्स विथ गैस, वार विथ फायर, गैस और आग को हथियार बनाकर, मतलब फैटल वीपन्स, जानलेवा हथियारों से, फैटल वीपन्स। कभी कह रहा है कि मॉडर्न वार जो होगी वो बायोलॉजिकल वीपन होंगे, गैस को वीपन हथियार बना करके जो है वो युद्ध होगा, एटॉमिक जो है न्यूक्लियर बम चलेंगे। तो इस प्रकार की जो मॉडर्न युद्ध की लोग तैयारियों में जो है वो जुटे हुए हैं, उन युद्ध के सौदागरों को कवि कह रहा है कि वे आत्मनिरीक्षण करें। आप सोचिए कि सीमा पर जो है आपको ऐसा लगता होगा कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा देशभक्ति का जज्बा, जोश होता होगा, वो आर्मी ज्वाइन करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसके विपरीत होती है। उसमें 99% लोग जो है ना अपने जीविकोपार्जन के लिए ही नौकरी ज्वाइन करते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर सेना में जो है वो युद्ध में जो है युद्ध के सौदागर उनको झोंक देते हैं, उस युद्ध के सौदागर अगर ये रियलाइज करें कि उस युद्ध में अगर उनका अपना बेटा मारा जाता तो उनको कैसा महसूस होता, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी माँ से वो कैसे नज़र मिलाते। तो युद्ध जब होते हैं तो चाहे जिस देश का हो, वो जो मारे जाते हैं वो भी तो किसी का पिता होता है, वो भी किसी का भाई होता है, वो भी किसी का जो है वो बेटा, और वो भी किसी का पति होता है। तो उसके घर में भी तो वही मातम मनेगी। तो अगर युद्ध के सौदागर ये रियलाइज कर ले तो वे इस प्रकार के, अगर वे आत्मनिरीक्षण करें तो वे इस प्रकार के युद्ध की तैयारियां करना बंद करेंगे। यहाँ ये जो लाइन है कि विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, द पोएट हैज यूज, विक्ट्री मतलब जीत, सर्वाइवर मतलब जो युद्ध के बाद जिंदा बचते हैं, सर्वाइवर। तो कवि इस एक्सप्रेशन का प्रयोग किया है, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, टू हाईलाइट द फ्यूटिलिटी एंड हैवोक ऑफ वार। युद्ध की जो है वो निरर्थकता, फ्यूटिलिटी एंड हैवोक ऑफ वार, युद्ध के निरर्थकता और युद्ध की जो है वो भयावहता के लिए यूज किया है विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स। द पोएट सेज दैट द मॉडर्न वार वुड बी सो डिस्ट्रक्टिव दैट नो वन वुड बी सर्वाइव्ड आफ्टर द वार। कवि का कहना है कि आधुनिक युद्ध जो होगी वो इतनी भयावह होगी कि युद्ध के बाद कोई जिंदा बचेगा ही नहीं। तो आखिर हम शासन करेंगे किस पर? कोई जब जिंदा बचेगा ही नहीं। तो फ्यूटिलिटी एंड हैवोक ऑफ वार के लिए इसका प्रयोग किया है। एंड द पोएट सजेस्ट द वारमोंगर्स टू स्टॉप द प्रिपरेशन ऑफ such type of war, victory with no survivor, no one would be survived after the war, so the victor would have to rule over a barren land। इसलिए विजेता को भी एक बंजर भूमि पर शासन करनी होगी। इनफैक्ट वार हैज़ नो विक्टर, युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। वार इज ए हीनियस क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, युद्ध मानवता के विरुद्ध एक जघन्य अपराध है। वार मीन्स डिस्ट्रक्शन, युद्ध का अर्थ ही होता है बर्बादी, तबाही। आज तक किसी समस्या का समाधान युद्ध से नहीं हो सकता। अब यहाँ कह रहा है कि अगर वो युद्ध के सौदागर कह रहा है कि आत्मनिरीक्षण करें, वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो गंदे कपड़े में नहीं, आत्मा की मलिनता जो अंदर से कालिमा है वो अगर रियलाइज इंट्रोस्पेक्शन करेंगे
तो अपने अंदर की शत्रुता और वैमनस्य को मिटाएंगे और एक ही साथ बैठ कर के छांव में काम करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। मतलब इस प्रकार के तबाही और बर्बादी का जो पर्यायवाची शब्द होता है युद्ध, उसका सिनोनिम्स होता है युद्ध। डिस्ट्रक्शन और वार दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाते हैं, पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं, समानार्थक शब्द। वैसे युद्ध की तैयारियां करना वे बंद करेंगे। इमेजिन कीजिए कि दोनों तरफ के सैनिक जो है अगर युद्ध भूमि में न मिलकर, क्या उनसे उनकी कोई पर्सनल एनिमिटी होती है? नहीं। सीमा के उस पार खड़ा है मतलब वो तुम्हारा दुश्मन है, तुमको मार गिराना है। अगर आप आत्मनिरीक्षण कीजिए कि आपने भी गोली चलाई और सीमा पार से भी गोली चली, आप सौभाग्य से बच जाते हैं और आपकी गोली उसके लिए दुर्भाग्य बनकर उसकी मौत होती है, तो क्या एज ए ह्यूमन बीइंग, कोई भी चाहे सेना हो या जो हो, सबसे पहले तो वह एक मानव होता है, तो क्या उसके अंदर ये मानवीय फीलिंग नहीं आएगी कि अगर उस युद्ध में जो है वो मैं मारा जाता तो उस कंडीशन में मेरी स्थिति क्या होती, मेरे घर वालों की स्थिति क्या होती, मेरे बच्चों की परवरिश कैसे होती, मेरे बूढ़े माँ बाप को कौन देखता। तो जिसको आपने मार गिराया उसके साथ भी तो वही स्थिति होगा। अगर युद्ध भूमि में ना मिल करके दोनों किसी दूसरे जगह में मिलते तो हो सकता है कि साथ में मिलकर जाम में जाम भी टकराते। तो कवि कह रहा है कि यही अगर हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमारे अंदर जो शत्रुता वैमनस्य की भावनाएं हैं वो मिट जाएंगी और हम सब एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। अब नेक्स्ट अस्टांजा में देखिए, कवि कह रहा है कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी। अब यहां पर देखिए जो लाइन है कि व्हाट आई वांट should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. अब यहां तक देखिए, व्हाट आई वांट जो बुक का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कवि कहता है कि जो मैं चाहता हूं उसका गलत अर्थ संपूर्ण निष्क्रियता से नहीं लगाई जानी चाहिए। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन का तो उद्देश्य ही है आगे की ओर बढ़ना। मैं मौत के साथ समझौता नहीं चाहता। तो डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ, जो एनसीईआरटी का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, तो नो, द पोएट डज नॉट एडवोकेट टोटल inactivity and death. The poet says that his advocacy for quiet introspection should not be confused with total inactivity. कवि स्वयं कहता है कि जो मैं आत्मनिरीक्षण का वकालत कर रहा हूँ, उसका जो पक्ष ले रहा हूँ, उसका गलत अर्थ कभी भी संपूर्ण निष्क्रियता से नहीं लगाई जानी चाहिए। बिकॉज टोटल इनएक्टिविटी इज द सिंबल ऑफ डेथ, क्योंकि संपूर्ण निष्क्रियता तो मौत की प्रतीक होती है। एंड द पोएट डज नॉट वांट एनी कंप्रोमाइज विथ डेथ, और कवि मौत के साथ कोई समझौता नहीं चाहता। पोएट वांट्स क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन फॉर ए टाइम बीइंग, कवि
कुछ देर के लिए हम लोगों को शांत रहकर और आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दे रहा है। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, द इसेंस ऑफ लाइफ, जो जीवन का सार तत्व है, दैट इज टू डू वर्क एंड टू गो अहेड। कर्म करना और आगे की ओर बढ़ते चले जाना। कभी अकर्मण्य होने की बात हम लोगों से नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कि जीवन का सार तत्व ही है कर्म करना और आगे की ओर बढ़ते चले जाना। ट्रक विथ मीन्स होता है कंप्रोमाइज, तो कभी किस चीज से कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहता, तो डेथ से। कभी मौत से कोई समझौता नहीं चाहता है। अब आगे जो है वो चेतावनी भरे लहजे में कवि कहता है कि इफ वी वेयर नॉट सो सिंगल माइंडेड, इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड एंड keeping our lives moving, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death। कवि कह रहा है कि अगर हम एक मत होकर के आत्मनिरीक्षण नहीं किए, अपने अंदर झांक कर नहीं देखते हैं और अपने जिंदगी को इसी तरह से भाग दौड़ की जिंदगी में ले जाते हैं, तो कवि कह रहा है कि एक ऐसी खामोशी आएगी। कवि यहाँ पर नेचुरल जो है, नेचर जो है, डिजास्टर जो है, प्राकृतिक आपदा की चेतावनी दे रहा है, एक पेंडेमिक की चेतावनी दे रहा है। कवि कह रहा है कि अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते चले गए, शांत रहकर अपने अंदर नहीं देख पाए, अपने आप को समझ नहीं पाए, तो एक ऐसी खामोशी आएगी ना जो सबको परमानेंटे शांत कर दे। तो कुछ लोग जो है युद्ध में, कुछ प्राकृतिक आपदाओं में, बाढ़ में, सुखाड़ में, भूकंप में, सुनामी में मारे जाएंगे, कुछ बीमारियों से, तो कुछ आपस में लड़कर मर जाएंगे। लेकिन अगर हम आत्मनिरीक्षण करें तो हमारी यह उदासी मिट सकती है। अब यहाँ पर बुक का जो 3rd नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सैडनेस दैट रेफर्स टू इन द पोएम। तो दिस सैडनेस क्या है? दिस सैडनेस रेफर टू नेवर अंडरस्टैंडिंग अवर सेल्व्स, अपने आप को न समझ पाना और अपने ही जिंदगी को मौत की चेतावनी देना। Nowadays, people always blame that we have no time to understand ourselves। आज हम लोग हमेशा यही ब्लेम करते हैं असफल होने के बाद या तबाही बर्बादी के बाद कि काश उस समय हम समझ पाते, अपने आप को मैं समझ ही नहीं पाया। तो अगर हम आत्मनिरीक्षण करेंगे तो हमारी यह उदासी इंटरप्ट, ब्रेक हो सकती है। कौन उदासी? अपने आप को न समझ पाने की उदासी और अपने ही जिंदगी को मौत की चेतावनी देना। जैसा कि मैंने सेंट्रल आइडिया वाले वीडियो में बताया था कि जो गोली बनाते उस पर मरने वाले का नाम वो अंकित नहीं करते। अगर वे आत्मनिरीक्षण करेंगे तो वे दूसरे के लिए उस तरह से जानलेवा चीज़ें बनाना जो है वो बंद करेंगे। तो nowadays people always blame that we have no time to understand ourselves, and by indulging himself in all types of
antisocial activities, man has become the worst enemy of his race and nature. The poet says that quiet introspection might interrupt or break this sadness. अब देखिए अगला जो है स्टांजा में कवि क्या कह रहा है कि perhaps the earth can teach us, perhaps the earth can teach us as everything seems dead and later proves to alive. Now we will count to 12. You keep quiet and I will go. Perhaps the earth can teach us. संभवतः पृथ्वी हमें सिखा सकती है। तो दुनिया में नेचर से बड़ा कोई टीचर नहीं होता है। नेचर इज द बेस्ट टीचर, क्योंकि वो पहले अपने ऊपर लागू करती तब हमको वो कोई सलाह देती। तो what the earth can teach us? The earth can teach us that there can be life under apparent stillness. संपूर्ण खामोशी के अंदर भी जिंदगी हो सकती। As everything seems dead during autumn season, the earth seems dead or lifeless, but it is her time of quiet introspection. As soon as the spring season comes, later proves to a life. As soon as a spring season comes, it comes into life. New leaves and flowers filled with fragrance enhance the beauty of the earth and nature. Similarly, quiet introspection brings परफेक्शन इन लाइफ। कभी कह रहा है कि प्रकृति हमें पृथ्वी सिखा सकती। प्रकृति में एक ऐसा दौर आती पतझड़ ऋतु में जब प्रकृति मृत प्राय और बेजान हो जाती, लेकिन वही वो समय होता है जब प्रकृति ऊपर से शांत रह करके आत्मनिरीक्षण करती और ज्यों ही बसंत ऋतु की आगमन होती, हर पेड़ पर नए फूल और पत्ते लगते हैं जो खुशबू से भरे होते और प्रकृति की सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। वैसे ही आत्मनिरीक्षण हमारे जिंदगी में संपूर्णता लाती। जैसे सपोज कीजिए कोई टेप नल है, वो पानी उससे निकल रही है, आपने उंगली ऐसे लगा दिया तो उसका प्रवाह तो रुक गया, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि अंदर का प्रवाह उसका रुक गया है। जब आप छोड़ेंगे ना तो पहले से ज़्यादा फोर्स से बाहर फेंकेगा। तो वही आत्मनिरीक्षण, जितनी बार हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे हम अपने मेरिट और डिमेरिट को पहचानेंगे, और जैसे जैसे हम अपने डिमेरिट को कम करेंगे हमारे मेरिट में निखार आते चली जाएगी और हम संपूर्णता के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे। और यही जो 4th नंबर क्वेश्चन है कि नेचर से क्या एग्जाम्पल कभी देता है प्रमाणित करने के लिए कि देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस। तो द पोएट गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ द अर्थ टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस। लास्टली कवि कह रहा है कि अब हम 1 से 12 तक गिनेंगे, यू कीप क्वाइट, तुम शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। तो कवि को जितना मैसेज देना था वो दे लिया, अब उसको फॉलो करना या न करना वो हम लोगों के ऊपर निर्भर है। तो पूरा ये जो पोएम है एक ही सेंट्रल आइडिया पर, एक ही थीम पर रोटेट किया है, दैट इज द यूटिलिटी एंड नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन इन आवर लाइफ। ये पोएम एंड हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले लेसन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।